आज बात करेंगे फ्रांस के चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद आए नतीजों की, जिसमें पेशानी पे बल आ रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों की। क्या सोचते हैं सर आप फ्रांस के जो शुरुआती रुझान आए हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर खिसक जा रही है उनकी पार्टी? आरएन को मिले हैं 33.15%, एनएफपी को मिले हैं 27.99%, एनसेम्बल को मिले हैं 20.76%। मैक्रो आए थे यहाँ कुछ दिनों पहले और मोदी के हाथ की चाय पी के गए। मोदी जी के साथ चाय पी के गए थे, थोड़े नुस्खे ही ले गए होते तो शायद मेजॉरिटी हारते, लेकिन इतने बुरे हाल ना होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आज हमारे साथ हैं फेयर ऑब्जर्वर के संपादक अतुल सिंह। आज बात करेंगे फ्रांस पे, फ्रांस के चुनाव में क्या चल रहा है, वहां की जो रिपब्लिक है उसका क्या होगा, पांचवी छठी किस स्थिति में जाएगी। अतुल सिंह का 2017 का एक आर्टिकल, उसके अलावा चर्चा करेंगे कि वहां के राजनेताओं की रंगीनी लाइफ कैसी है, जीवनचर्या कैसी है, वहां कौन से मुद्दे हैं चुनाव के, क्या भारत जैसे ही वहां के चुनाव में दारू बंटती है, क्या भारत ही की तरह वहां पे किसी की सीढ़ियां आउट होती है या नहीं, या अपन इन भी बिंदुओं पे बात करेंगे आज अतुल सिंह जी से कि फ्रांस का जो चुनाव है वो वहां मुस्लिम और ईसाइयत के बीच जो क्लैश है उसके बाद आगे की प्रिडिक्शन क्या रहेगी। इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। अतुल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका आज के वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। फ्रांस में बड़ा समय बिताया है मैंने, तो मेरा बड़ा प्रिय देश है और मेरे चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पीटर आइजैक्सन फ्रांस में ही रहते हैं, फ्रांसीसी ही हैं, तो रोज मेरी जो है फ्रांसीसियों से बात हो जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे इस विषय पे जो है बात करने का अवसर मिला है, और मैं खूब डायरी में नोट्स बना के लेके आया हूँ, अच्छे बच्चे की तरह, स्कूल के अच्छे बच्चे की तरह, कि कोई जो है तर्क और तथ्य गलत ना हो जाए। जी, थैंक यू सर। आज बात करेंगे फ्रांस के चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद आए नतीजों की, जिसमें पेशानी पे बल आ रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों की। सर, पूर्व का पेरिस जयपुर में हूं मैं फिलहाल, और आप अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हैं, यूएस से। तो मैक्रों आए थे यहाँ कुछ दिनों पहले और मोदी के हाथ की चाय पी के गए। क्या सोचते हैं सर आप फ्रांस के जो शुरुआती रुझान आए हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर खिसक जा रही है उनकी पार्टी? इमैनुअल मैक्रों, ये तो हाल बेहाल है। ये बात तो ये है कि उनके जो है अब बुरे दिन आ गए हैं, उनके अच्छे दिन चले गए। अच्छे दिन चले। अब क्या हुआ है, पहले राउंड में एक पार्टी है जिसको लोग फार राइट पार्टी बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है रासेम्ब्लो नाशनल। रासेम्ब्लो नाशनल पहले थी फ्रंट नाशनल, उसके बारे में बाद में टिप्पणी करेंगे, लेकिन उसको मिले 33.15% वोट। दूसरी पार्टी, आज मैं बड़े नोट बनाया हूँ, वैसे मैं बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ हूँ घंटों से, बैठा नहीं, खड़ा हुआ हूँ, मैं तो खड़े होके काम करता हूँ, तो घंटों से जो है बड़ा मतलब दिलचस्पी के साथ अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस में विशेष दिलचस्पी है। तो आज मजेदार होने वाला है सेशन, आशा यही करते हैं। अच्छा, दूसरा है नूवो फ्रंट पॉपुलर, ठीक है, एनएफपी, वो है वामपंथी, एक कोalition है, एक जमघट है पार्टियों का, और सब चाहते यही है कि भाई ये ना आए रासेम्ब्लो नाशनल, ठीक है, कोई आ जाए, ये ना जी। तो इनको मिले हैं 27.99% वोट, ठीक। और एनसेम्बल, जो कि एनसेम्बल मतलब सबका साथ, सबका विकास हो ना हो, लेकिन सबका साथ जरूरी है जी। मोदी जी के साथ चाय पी के गए थे, थोड़े नुस्खे ही ले गए होते
तो शायद मेजोरिटी हारते, लेकिन इतने बुरे हाल ना होते हैं। तीसरे नंबर पे ट्रम्प पी के गए थे सर, ट्रम्प जब आए थे आपको याद होगा। हार गए, और मैक्रो भी हार गए हैं। चाय नहीं पीनी जी चाहिए लगता है। जी जी बिल्कुल सर। तो असम असम को मिले हैं 20.77, नहीं 76% जी वोट। जी तो जी 20.76% वोट। कांग्रेसी जी में आरएन को मिले हैं 33.15%, जी एनएफपी को मिले हैं 27.99%, जी असम को मिले हैं 20.76%। अच्छा, ये जो पहले और दूसरे राउंड वोटिंग है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस में एक बड़ा विचित्र सिस्टम है। फ्रांस जी में पांचवा रिपब्लिक है। जी 1789 में पहला रिपब्लिक हुआ, ये पांचवा है। उन्होंने 4 रिपब्लिक बैठा दिए। तो हाँ इस पांचवें रिपब्लिक में प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस देखता है, घूमता जी घामता है, चाय पीता है, जी चाय पीता है, वाइन जयपुर चढ़ाता बॉम्बे। है। जी फ्रांस का प्रतिनिधि है, फ्रांस का आधुनिक राजा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर देश चलाता है। जी प्राइम मिनिस्टर करता है कि भैया आप जो है, आपको जो है राशन मिल रहा है कि नहीं, आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो भत्ता है वो आया कि नहीं, आपका जी जो है आपका जो है टैक्सेशन कितना होना चाहिए वो पार करेगा है। तो जी रोजमर्रा के, जिसे कहिए गवर्नेंस के मुद्दे, वो प्राइम मिनिस्टर संभालता है। तो जी इस विभाजन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक पार्टी का हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर दूसरी का। उसको कहते हैं कोहाबितासियों, फ्रेंच फ्रेंच में। में। जी हाँ, कि कोहैबिट करना पड़ेगा। अब आप मतलब एक मतलब दुश्मन भले ही हो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा अब, है ना। जी तो ये कहानी है। तो मजेदार चीज ये है कि फ्रांस का सिस्टम थोड़ा अलग है, और फ्रांस में 2 राउंड होते हैं। अगर पहले राउंड में आप किसी कैंडिडेट, आपने मान ली किसी कैंडिडेट को अगर 50% से ऊपर वोट मिल गए, 50% और एक और वोट मिल गया, तो जीत गया। जी लेकिन अगर किसी को 50 के ऊपर नहीं मिलते हैं, तो एक हफ्ते जी बाद फिर चुनाव होता है, राउंड 2 होता है। जी उसमें क्या होता है कि पहले 2 कैंडिडेट तो जाते हैं, जी और तीसरा कैंडिडेट कौन जाता है? तीसरा कैंडिडेट वो जाता है जिसको, मैं आंकड़े देखूं, मैं बड़ा बड़ा मतलब आज बिल्कुल जिसे कहिए ना, स्कूल के बालक की तरह मैं बैठा हुआ हूं, सारे आंकड़े जी वगैरह देख जी के कि जी कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कुछ जो है फ्रांसीसी मित्र हिंदी भाषी हैं। तो हाँ वो ये वीडियो देख के उल्टा टांग देंगे सूली पे। जी बोलेंगे वीजा नहीं देंगे तुम्हें दोबारा आने का है। जी भारतीय पासपोर्ट है तो वीजा का तो डर लगा ही रहता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, एक चीज उसका प्रधानमंत्री सर मेरे से 3 साल छोटा है, मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। गैब्रियल जो है देखिए, 89 उसका बर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राउंड 2 में टॉप 2, जी और कोई भी जो 12.5% से ज्यादा रजिस्टर्ड वोट लेके आता है, जी सिर्फ जो वोट पड़े नहीं, जो रजिस्टर्ड वोट। तो मान लीजिए आप जयपुर में हैं, ठीक। जयपुर के राउंड 1 में चुनाव हुआ, ठीक। जी जयपुर के राउंड 1 में मान लीजिए जीत गया कोई, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई हो, जीत गया, तो जी चलिए कोई बात नहीं, 50% मिल गया, आप जीत गए। लेकिन आप चूक गए, जी आप 50% से 1% या 1 वोट से भी रह गए। जी यदि आप रह गए उस 1 वोट से, तो फिर राउंड 2 होगा। राउंड 2 हाँ में टॉप 2 जाएंगे, और किसी को भी जिसको 12.5% रजिस्टर्ड वोट, जितने वोटर हैं जी जयपुर में, जितने वोटर हैं जयपुर में, उनका मतलब अगर 100 वोटर हैं जयपुर में, और उसमें से 12.5 ने किसी को वोट दे दिया, तो वो भी है तीसरे राउंड में, दूसरे जी राउंड में।
तो कई जगह 3 कैंडिडेट हैं, सिर्फ 2 नहीं है, 3 है, क्योंकि टर्नआउट हाई हुआ। अगर टर्नआउट लो है तो 12.5 12.5 12.5 पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन टर्नआउट अगर हाई है तो कई जगह 3 है। तो ये जो कहानी है कि ये राउंड 2 बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बहुत जगह लोग बैठ जा रहे हैं रासेम्बलमो नेशनल आरएन को हराने के लिए जी। तो अब ये लड़ाई एक पहले 3 तरफा थी, अब ये 2 तरफा हो रही है। जी। तो यह जो है सर, वहां कह रहे हैं दक्षिणपंथी अब सत्ता में आने वाले हैं, और ये जो गैब्रियल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये जनवरी में ही तो प्रधानमंत्री बने थे बेचारे, क्या हो गया इनके साथ ऐसा? ये वैसे ऐसे कोई लायक तो थे नहीं, जी ठीक है, जी, ये इनके पास बहुमत भी नहीं थी, ये तो चमचा इन चीफ थे मैक्रों के, मैक्रों की पार्टी के थे, कुछ कर तो पाए नहीं, और पिटाई हो गई यूरोपियन इलेक्शन में। तो इमैनुअल मैक्रों हैं एक मामले में जाबाज आदमी, बड़े निर्णय लेते हैं, और जैसे ये 2017 में नई पार्टी बना के राष्ट्रपति बन गए बाबू, बहुत बड़ी बात है, पुरानी पार्टी खत्म करके बने। 2017 का लेख है, वो जरूर आप पढ़िएगा प्रदीप, और लोगों को उस पे हिंदी में वीडियो, अगला वीडियो उसी पे बना के दिखाइए। जी जी बिल्कुल दिखा। तो अब चक्कर ये है कि ये फ्रांसवा होलांद की कैबिनेट में थे, ये बाबूजी हैं इनार्क l'école nationale d'administration के, जो कि फ्रांस का आईएएस है, उसमें से निकले हैं, इनार्क हैं ये, इनार्क उसको कहते हैं जो इस एकेडमी से निकलता है, और ये लोग हर चीज चलाते हैं भारत की तरह, भारत जैसे निरंकुश नहीं है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड के हिसाब से बिल्कुल राजा लोग हैं। और ऊपर से एक और बात है कि ये बाद में राजनीति में भी आ जाते हैं, तो उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। पहले सोशलिज्म के उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, फिर कैपिटलिज्म के भी उच्च कुलीन ब्राह्मण हो गए, और उसके बाद ये राष्ट्रपति ही बन गए, मतलब सबके बाप बन गए, जी जी, राजा ही बन गए। तो इमैनुअल मैक्रों की किस्मत, और वो भी बने 39 साल पे, 2017 में, इतनी जवानी में। अच्छा, इनकी उस समय पत्नी 64 साल की थी, इन्होंने अपनी स्कूल टीचर से ही ब्याह कर लिया था। तो डॉक्टरों के लड़के हैं ये, मतलब इतने तेज थे कि टीचर का भी दिल आ गया, इनका भी दिल आ गया। है रंगीन मिजाज आदमी, लेकिन फ्रांस में तो हरी आदमी रंगीन मिजाज है। फ्रांसवा मित्रों जब मरे थे तो बीवी और मिस्ट्रेस, वाइफ और मिस्ट्रेस, बीवी और रखेल दोनों पीछे चल रही थी, और दोनों के साथ इनके बच्चे थे फ्रांसवा मित्रों के। जाक शिराक की तो बहुत प्रेमिकाएं थी। तो फ्रांस में तो ये एक, मान लीजिए अगर आप रंगीन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं कि अरे आप, यहाँ तो थोड़ा सा रंग दिख जाए तो लोग लतिया देते हैं भारत में तो नेताओं। बताइए, कामसूत्र का देश है। नहीं, हम सिर्फ थ्योरी में बिलीव करते हैं सर, प्रैक्टिकल नहीं करते। कामसूत्र का देश है और खजुराहो का देश है। मेरी तो नानी चंडेल है, तो मुझे अचरज होता है कि भैया क्या ऐसा थोड़ी है कि सब दूध के धुले। इंदिरा गांधी के कितने किस्से कहानियां हैं, नारायण दत्त तिवारी के कितने किस्से कहानियां हैं, उनका तो राज भी खुल गया। और वीसी शुक्ला, विद्याचरण शुक्ल, तो रात का राजा उनको नाम करार दिया गया था। जी बिल्कुल। फॉरेन सर्विस के अफसर बताते हैं कि पहुंचते थे अप्सराओं को लेकर जापान, और कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे पे मेरी अप्सरा भी ऐश करेगी। जी बिल्कुल। तो हम लोग झूठे हैं, बात बस यही है, इतना फर्क है। ऐसा नहीं है कि रंगीनी रही है इतिहास में हमारे। मोहम्मद शाह रंगीला ही कितना रंगीन था, है कहने को मुसलमान। जी बिल्कुल, ड्रेस कोड ही नग्नता रख देता था, न्यूडिटी का, आज सब नंगे रहेंगे। तो सर वहां पे ये चीज रंगीनी वाली अच्छे तरीके में मानी जाती है, यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ सब छुप छुपा के करते हैं, कभी कोई सीडी बाहर आ जाती है। अमेरिका में अच्छी नहीं मानी जाती। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन अपवाद हैं, और बिल क्लिंटन का तो बुरा हाल हुआ था। हाँ, मोनिका लेविंस्की वाला केस। हाँ, लेकिन फ्रांस में लोग मान के चलते हैं कि अगर नेता है तो रंगीन होगा। जैसे अपने यहाँ साउथ में नेता है तो व्हाइट कलर की गाड़ी होगी, बहुत सारा सोना पहनेगा भारत में, दक्षिण भारत में,
नहीं, और दक्षिण यूपी भारत बिहार में बाहुबली। एमजी रामचंद्रन थे, हैं? जी उनके दो परिवार नहीं थे, हाँ हाँ एक बिल्कुल। पत्नी और दूसरी जयललिता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। एमजीआर तो बड़े बाद में भारत रत्न भी पाए वो। बड़े आदमी तो थे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन नॉर्थ में बाहुबली होगा, साउथ में सोना होगा। ये है सर। तो क्या पेरिस जहां का वही आईफिल टावर वाली वॉच अगर अपन देखें मोटे मोटे तौर पे, तो लगभग लगता है कि मैक्रो सलट चुके हैं अब। देखिए, मैक्रो, मैंने कहा था 2017 में कि मैक्रो को तो सलटना ही था। कारण ये था कि मैक्रो कहे मैं बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, सारे बदल डालूंगा, घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा, है। वो ऐड आता था ना हाँ हाँ किसी बिजली कंपनी का, कि सारे के सारे बदल डालूंगा। अब चक्कर ये है कि गहन सोच थी नहीं, जी पार्टी नई नहीं बनी, पीआर और सोशल मीडिया और अपने जो है नाक नक्श रूप रंग की वजह से बन गए। सुंदर तो हैं, बोलते अच्छा जी हैं बाबूजी, दिमाग भी तेज बिल्कुल। है, सारे गुण हैं, लेकिन बदलाव के नाम पे आए, लेकिन बदलाव क्या करना चाहते थे, वो ठोस बदलाव उन्होंने स्वयं नहीं सोचा था। इतनी जल्दी जी सत्ता में आ गए ना, और कभी संघर्ष नहीं देखा मैक्रो ने। डॉक्टरों के तो लड़के हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर हाँ मिडिल क्लास हैं, तो ये एसी कमरे के बाहर तो निकले नहीं हैं बेचारे बाबूजी। जी तो मतलब ये वो है, मतलब पहले होते थे ना गुड लुकिंग हीरो, मतलब जो कि रोमांटिक हीरो होते थे, हाँ हाँ देखने में लोने पोने होते थे, देवानंद हो टाइप। पाती थी। हाँ देवानंद, हाँ, जितेंद्र देवानंद टाइप का। देवानंद। तो ये जी देवानंद है, दारा सिंह थोड़ी। जब कुश्ती हुई तो पटकनी खा गए बेचारे। जी बिल्कुल सर। तो जी मैक्रो का तो देखिए, और ये मैक्रो से बड़ी बात है। देखिए, मैंने जी बहुत दफे कहा था कि ये 2007 की बात बताता हूं, और वो मेरे आर्टिकल में भी है। 2007 की बात मुझे आज तक याद है। अब तो बुढ़ापा आ गया है मेरा भी, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। 17 साल पहले की बात अब याद कर रहा हूं मैं, खला जी होके हैं, जी मसल वसल भी चली गई है। तो पाओलो मोफो मेरा एक अभिन्न मित्र हुआ करता था उन दिनों। तो जी पाओलो और मैं बैठक लगती थी कभी कभी, और राजनीति की बातें होती थी, और सीखने को बड़ा मिलता है, क्योंकि आप भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो फ्रांस की कर रहा है, हम दोनों लोग इंग्लैंड में हैं, तो इंग्लैंड की राजनीति की बात होती थी। और उसने एक बात बोला कि मुझे आज तक याद है। उसने बोला, देखो यार, ये भ्रम है कि फ्रांस के लोग क्रांतिकारी हैं। हाँ ठीक है, क्रांति होती है, लेकिन असलियत ये है कि हमारा जो मूल है, मूल आधार है, चूंकि हम कैथोलिक रहे हैं जी कई सौ साल, प्रोटेस्टेंट तो नहीं रहे हैं। हम्म। तो उसने कहा, हम अत्यंत रूढ़िवादी देश है। हालांकि अब जी धर्म में किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन हैं हम रूढ़िवादी। उनके और जीन में उसने कहीं कहा, है वो। हाँ, उनके जीन्स में कहीं है वो रूढ़िवादिता। अब ये पॉलो की बात है, जीन्स में हो जी या कल्चर में हो, ये राम जाने हाँ, भाई। जैसा वो कह रहे हैं इतने साल रहे हैं तो मैं बिल्कुल। जो पॉलो मोफोर्ट ने मुझे कहा, वो बात मैं दोहरा रहा हूं, 2007। जी उसने कहा कि यार, रेवोल्यूशन इज द ओनली वे द फ्रेंच डू चेंज। हम जो है, पानी नाक के ऊपर बहता चला आएगा, बहता चला आएगा, और फिर अचानक हम फिर क्रांति में, हम बदलाव नहीं कर पाते। एवोल्यूशन जो है ना, वो अंग्रेज कर लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगे, सरकार बदल देंगे, पार्टी में नेता बदल देंगे। डेविड कैमरन को उठा के पटक दिया, फिर टेरेसा मे को ले आए, टेरेसा मे को पटक के बोरिस जॉनसन को ले आए, बोरिस जॉनसन को पटक के लिज ट्रस, लिज ट्रस को ले। लिज ट्रस को ले आए। द शेल्फ लाइफ ऑफ लेटुस जिसे कहा, पत्ता गोभी से भी कम, मतलब पतली वाली पत्ता गोभी से भी कम चली बेचारी, उसको बदल के अपने ऋषि सुनक को ले आए, ऋषि ऋषि है जी बाबूजी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, राजा को मार डालती है। राजा अगर जीत के नहीं आता है तो कहते हैं, राजा घोड़े से उतर। तो जी कंजर्वेटिव पार्टी, वहां इंग्लैंड में एवोल्यूशन हो जाता है।
तक होता आया है, वहां भी एक आध दफे रेवोल्यूशन हुए, लेकिन फ्रांस में तो होता ही नहीं है, चिपके रहते हैं, नहीं जी सिस्टम नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, अरे सिस्टम चरमरा रहा है आप, और फिर अचानक विस्फोटन होता है। तो आप तोड़ फ्रांस के का बदलते हैं इतिहास, फिर। हाँ बिल्कुल, हमारी भी तरह नहीं है, हमारे यहाँ तो हम किसी, आज तक किसी राजा को गियोटीन पे चढ़ा के उसकी मुंडी काटी है क्या हमने? फ्रेंच को तो मतलब मजा आता है ना क्रांति में, कुछ लोगों को वो मजाक में हमेशा, एक मेरे फ्रेंच दोस्त ने कहा था, वो लाइन कभी कभी मैं यूज करता हूँ, उसने बोला वी आर फ्रेंच, वी आर फ्रेंच, वी लाइक चॉपिंग हेड्स एंड प्लेइंग फुटबॉल वी जेम, मतलब वी लाइक चॉपिंग हेड्स, सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलना हमें पसंद है। उसी ने मुझसे पूछा था, दाऊद का आदमी केन्या है, आप उसको टपका क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने बोला दिस इज अफ्रीका, वी डू दिस ऑल द टाइम, कि अफ्रीका है, यहाँ तो हम जिसको मर्जी ठोक देते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने बोला देखो बाबूजी, हमारे RAW में कोई तिवारी जी होंगे, वो शाकाहारी हैं, वो अपनी बच्ची को संस्कृति स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो CM से दुखी होंगे या काडर से दुखी होंगे, इसीलिए आ गया। हमारे बूते की ये बात नहीं है, हमारी ये औकात नहीं है, इसीलिए आपका एम्पायर था, हमारा नहीं था। आप आए हमारे देश में और आप अंग्रेजों से लड़े हमको कॉलोनी बनाने के लिए, वो तो आप हार गए। पता नहीं अच्छी बात या गंदी बात, शायद हिंदुस्तान का खाना अच्छा होता अगर हम फ्रेंच कॉलोनी होते, और अच्छा हो जाता, फ्यूजन फूड होता, लेकिन शायद कानून और खराब होते, राम जाने क्या होता। लेकिन बात यह है कि दबंगई तो दिखाई ना, आप आए लकड़ी के जहाज में चल के यहाँ तक और हमको गुलाम बनाने पे आतुर हो गए। हम नहीं आए इतनी बड़ी आबादी हो के फ्रांस, आपका वर्साई लेने है, तो हमारे और आपके कल्चरल DNA में बाबूजी फर्क है। हाँ, हमारी औकात नहीं है दाऊद या दाऊद के आदमियों को टपकाने की। हम अपना जो है 4 सोशल मीडिया पे ट्वीट करके खुश रहते हैं, और ना हम बॉलीवुड में मूवी बना लेते हैं सर टपकाने की, बॉलीवुड में बना लेते हैं, उसमें 4 गाने होंगे और एक जो है गीली साड़ी का सीन होगा, बस औकात है हमारी। तो लेकिन फ्रांस में एक है रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन, एक है क्रांतिकारी जज्बा जी, और उसका जो है सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप देखिए फर्स्ट रिपब्लिक आई, वो चली 1792 से 1804 जी, वो ध्वस्त हो गई, नेपोलियन आके गद्दी पे बैठ गया, जनरल उनका एक। उसके बाद सेकंड रिपब्लिक आई, उसके बाद नेपोलियन हार गया, राजा लोग आए, सेकंड रिपब्लिक आई, वो 1848 से 1852 जी, ठीक, वो भी बैठ गई। फिर क्यों बैठ गई? क्योंकि जो है उसके बाद जो है वो आ गए, लुई नेपोलियन आ गए, नेपोलियन के भतीजे बाबूजी जी, वो बन गए एम्परर, बादशाह, वो पिटा गए, प्रशंस ने पीट दिया। प्रशा जर्मनी का जो है एक प्रांत जिसने जर्मनी को एक किया। तो जब तीसरी रिपब्लिक आई वो 1870 से वो खूब चली, वो 1870 से 1940 चली, 70 साल जी, और अच्छी चली, पार्लियामेंट्री थी, वो बड़ा काम किया, शिक्षा में काम किया, चर्च को कंट्रोल किया। थर्ड रिपब्लिक बड़ी गजब थी, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 में फिर जर्मन आ गए, फिर वो है गई। फिर बनी फोर्थ रिपब्लिक, वो चली मात्र 12 साल, 1946 से 1958 जी, और 1958 में पैदा हुई फिफ्थ रिपब्लिक जो आज तक चल रही है, जो शार्ल डी गॉल ने बनाया, जनरल शार्ल डी गॉल, एक और जनरल ने बनाया। आप देखिए, नोट करिए, वहां पे मतलब अगर जनरल नेपोलियन से लेके अब तक बैठ जाता है कि मैं राजा, हमारे यहाँ कोई जनरल नहीं है राजनीति में, हमारे यहाँ IAS आते हैं, अश्विनी वैष्णव, हमारे पुराने क्लासमेट। सर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। जब भारत आजाद हुआ था तो नेहरू ये चाहते थे कि भाई किसी ब्रिटिशर्स को भारत का जनरल बनाया जाए, तो राजस्थान के थे लेफ्टिनेंट जनरल नथु सिंह राठौड़, उस समय ब्रिगेडियर हुआ करते थे और वो सैंडहर्स्ट से पास आउट थे। तो उन्होंने कहा, असल में मैं बताऊं, मैं सैंडहर्स्ट ज्यादा गया हुआ हूं और नेशनल पुलिस एकेडमी कम। नेशनल पुलिस एकेडमी पास आउट के बाद शायद एक ही दफे गया, और उसके बाद लोगों ने बोला आप दोबारा मत आइए कृपा करके। तो जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त 3 ऑफिसर ऐसे थे जो सैंडहर्स्ट से पास आउट थे,
एक राजेंद्र सिंह जाडेजा थे जो बाद में आर्मी चीफ बने, एक जनरल के.एम. करियप्पा थे जो फर्स्ट आर्मी चीफ रहे थे भारत के, और तीसरे थे नथु सिंह राठौड़। तो नथु सिंह ने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, अंग्रेज को क्यों बनाना चाहते हैं? तो नेहरू जी बोले कि किसी भारतीय को यह अनुभव नहीं है सेना को लीड करने का। तो नथु सिंह बोले कि फिर तो किसी भारतीय को भी प्रधानमंत्री होने का अनुभव नहीं है, तो क्यों नहीं यह भी आप किसी ब्रिटिश व्यक्ति को बना दो। तो भारत में इसको वहां पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति हो गई। और आपने जो अभी बात कही ना कि जनरल राजनीति में नहीं आते, तो मुझे याद आता है कि 1967 के बाद एक उपचुनाव में वही नथु सिंह राठौड़ राजस्थान के भीलवाड़ा से खड़े हुए लोकसभा चुनाव में, और जनता ने उनको हरा दिया उसी नथु सिंह राठौड़ को जो रिवॉल्यूशन की बात करते थे। रेवोल्यूशन, देखिए मैं आर्मी रूल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जनरल जब रिटायर हो जाए ना, अब तो आना बनता है ना, अगर अच्छा काम किया है। हाँ, उन्होंने आने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सीधी बात यह है कि जनरल ने चलाया है ना, बड़ी चीजें चलाई हैं जी। और खासकर मानेकशॉ जैसे लोग या जनरल भगत जैसे लोग, इन्होंने तो, इनका तजुर्बा रिटायर तो बहुत जल्दी हो गए ये लोग। खैर भगत तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन चलाए, लेकिन मानेकशॉ गवर्नर हो सकते थे, बहुत चीजें, बड़े दिन जिए ना, हमने उनका टैलेंट जाया किया। इतना अनुभवी आदमी, इतना तेज तर्रार आदमी, इतना दिमाग वाला आदमी, उसको जो है सरकार में मिनिस्टर बना के कोई डिपार्टमेंट ही चमका देते, वो बहुत चीजें कर सकते थे। मैं वहां नहीं जाऊंगा, फ्रांस की बात हो रही है। सो फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक, शार्ल डी गॉल ने सारा पावर खुद ले लिया। अब शार्ल डी गॉल लंबे जो है, कद उनका 6 फुट 4 या 6 फुट इंच, 6 फुट 6 मुझे याद नहीं है, जरा गूगल कर लीजिएगा आप कितना कद है। बड़े लंबे आदमी थे, बड़े जिसे जाबाज पर्सनालिटी थी, बड़ी दबंग थे। सोना अमेरिका से वापस लेने के लिए जहाज भेज दिया था उन्होंने, बताइए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ठीक है, वो आदमी जो है फ्रांस पिट गया, लेकिन बहुत सी बातें जो शार्ल डी गॉल कर रहे थे कि भाई टैंक वॉरफेयर होनी चाहिए, वही जर्मन्स ने की। तो कितनी हाइट थी जरा देखिए सर? 6 फुट 5 इंच 196। बताइए, मैं मुझे याद था 6 4 या 6 6, तो बीच में ऑन एवरेज आई वाज राइट। जी जी। लंबे चौड़े भीमकाय आदमी, तो पर्सनालिटी थी, वर्ल्ड वॉर 2 देखे हुए थे, फ्री फ्रांस लीड किया था। तो और उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस में बहुत पावर ले ली, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चक्कर यह है कि शार्ल डी गॉल के मरने के बाद कुछ दिन तो प्रेसिडेंट चला पाया, क्योंकि पर्सनालिटी रही, मित्रों में भी थी, तेज आदमी था, गहन सोच वाला आदमी था। शिराक भी ठीक ही था, उसने जो है इराक वॉर का विरोध किया, खड़ा हो गया वो जॉर्ज बुश जूनियर के खिलाफ। लेकिन उसके बाद ये जो टिंगू लोग आए हैं ना, तो फुटिया प्रेसिडेंट, कहना नहीं चाहिए 2 फुटिया, कद से नहीं होता है प्रेसिडेंसी, लेकिन पता नहीं क्या है, इनका कद भी छोटा है और इनका राजनीतिक कद भी छोटा है। तो छोटे छोटे लोगों की प्रेसिडेंसी जो आई है, तो उस बारात में कौन है? उस बारात में है कौन कौन आए? एक तो ये आए निकोला सार्कोजी, जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आए थे, तो शायद जेल भी जा चुके हैं। इनको मिस यू प्रेसिडेंट ब्लिंग ब्लिंग कहा जाता था, क्योंकि इनको जो है बड़ा शौक था कपड़ियों का, कपड़ों का, बिल्कुल जिसे कहें कि हॉलीवुड के एक्टर ज्यादा लगते थे, और प्रेसिडेंट का। उसके बाद आए ये फ्रांसुआ होलांद, ठीक है, वो तो ऐसे थे कि मतलब अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो फ्रांसुआ होलांद था, जैसे था ना कि जब रात में बच्चे को नींद नहीं आती है तो माँ यह कह के सुलाती है कि गब्बर आ जाएगा। हाँ, सो जा बेटा, नहीं तो ये बिल्कुल गब्बर के उल्टे थे कि अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो होलांद के भाषण चालू कर दो, बच्चा अपने आप सो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल वही बात जो मैंने ऋषि सुनक के लिए कही थी किसी अंग्रेजी वीडियो में, कि ये हमारे फ्रांसुआ होलांद, इनका नाम था फ्लैनबी निकनेम, और ये थे मिस यू, अगर वो थे मिस यू ब्लिंग ब्लिंग, ये थे मिस यू फ्लैनबी। और अंग्रेजी में जो मैं वाक्य प्रयोग करता हूँ कि he has the charisma of a dead mouse, इतना करिश्मा है जो एक मरे जो है चूहे का होता है जी।
तो ये बन गए प्रेसिडेंट। अच्छा, ये लगते थे बोरिंग, लेकिन इनकी भी जो है कोई एक्ट्रेस मिस्ट्रेस थी, रंगीन ये भी थे। ये पकड़े गए थे स्कूटर के पीछे बैठ के उसके घर से निकलते हुए। हाँ तो हाँ। रंगीन मिजाज तो सब रहे हैं, बोरिंग आदमी भी फ्रांस में। अच्छा, और जो है उसके बाद आइए हमारे मिस्टर गुड लुकिंग, जुपिटेरियन प्रेसिडेंट, जुपिटर बृहस्पति प्रेसिडेंट, हमारे जो है नए इमैनुअल मैक्रोन, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, मी। तो इनका एक पुराना क्लास फेलो है, उसका नाम मैं नहीं बता सकता, उसने मुझे बोला कि इले पेरवेर नार्सिसिस्ट। तो इसका अनुवाद मैं करता हूं, ये फ्रेंच में। मैंने बोला कि ही इज अ नार्सिसिस्टिक परवर्ट। इतना था प्यार है, अपने को रोज जो है आईने में देख के कहते हैं कि मेरे ऐसा कोई हुआ है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द प्रिटीएस्ट वन ऑफ ऑल, और मिरर कहता है यू। तो ये थोड़ी बीमारी आजकल कई नेताओं में है, हाँ, अमेरिका से लेकर भारतवर्ष। तो जो बाइडेन के बारे में सुना है, बड़ी प्लास्टिक सर्जरी कराए फिरे हैं बाबूजी जी। अच्छा, हाँ, बाइडेन तो उनका हाथ पता नहीं, चर्चा का विषय रहता है, हाथ ऐसे रहता है, राम जाने, पता नहीं, लेकिन है तो ये सुंदर जी इमैनुअल मैक्रोन, और हैं ये तेज दिमाग आदमी भी। लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि पार्टी बनाई नहीं, बन गए प्रेसिडेंट, पार्टी कुछ खास थी नहीं, प्रोग्राम कुछ था नहीं, और फिफ्थ रिपब्लिक के पावर्स वील्ड करने के लिए शार्ल डी गॉल की पर्सनालिटी में फिफ्थ रिपब्लिक बनाई गई थी। ओके। तो वैसी पर्सनालिटी चाहिए, वो इनकी है नहीं। सोशल मीडिया से और स्पिन से नहीं चलता है, चार ठो स्लोगन से नहीं चलता है, और फिफ्थ रिपब्लिक फेल कर रही है। क्यों? क्योंकि जब बनी थी तो बड़े नेकी और अच्छे अरमान के साथ बनी थी, लेकिन अब फिफ्थ रिपब्लिक में क्या है? आप देखिए फिफ्थ रिपब्लिक की बहुत बड़ी दिक्कत क्या है। फिफ्थ रिपब्लिक की मैं नोट्स बड़े बना रहा था। सबसे बड़ी चीज, आप अगर देखिए आर्थिक व्यवस्था, 2017 में जब मैंने लेख लिखा था, तब फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंडिंग 57% थी फ्रेंच जीडीपी की। 2022 में ये यूरोपियन कमीशन की आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट बताती है कि भाई अब तो फ्रांस की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 58.3% ऑफ द जीडीपी। मान लीजिए कि आपके पूरे देश का 100 रुपया जो है कमाई है, उसमें से 58.3% सरकार के हाथ में है, वो सरकार का शेयर है। तो इसका मतलब आपके यहां कारोबार नहीं है, आपके यहां बिजनेस नहीं है, आपके यहां रोजगार कैसे होगा? जी, सही बात है। 1980 से 10% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। तो सेकंड हाईएस्ट है इटली 56.1%, और थर्ड हाईएस्ट है फिनलैंड 53.5% यूरोप में। तो पहली बात कि आपका बहुत खर्चे तो बहुत हैं सरकार के, सरकार हर चीज में घुसी बैठी है। 10 ठो आपको जो है, एक बेकरी चलाने के लिए आपको 10 ठो फॉर्म लेके भागना है। वही ना, जहां आईएएस राज होता है, जहां प्रशासक शासक बन जाता है, सेवक नहीं, उस देश का गटर में जाना निश्चित है जी। जबकि वहां जो है एना के लोग चोरी नहीं करते। हमारे आईएएस की तरह ये नहीं है कि 400 300 500 करोड़ जेब में दबा के बैठे हैं, वो नहीं है। तो उसके बावजूद, क्योंकि रेड टेप, अगर देखिए आज आप बैठ के मेरे साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 10 परमिशन चाहिए होती, आप बैठ पाते? नहीं सर। आप दफ्तर में फाइल के नीचे ही दबे रहते, कमर टूट गई होती आपकी अब तक, जी। ठीक। तो अच्छा, और इतना खर्चा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो आ नहीं रहे। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पे दुगना है फ्रांस का कनाडा से, और रिजल्ट कनाडा से बदतर है। ये कैसे हो रहा है भाई? आप स्टडी देखिए, कई स्टडीज हुई हैं, 86 से 87 से 96, 5.5%, 5.5% लोग टॉप स्कूल्स में वर्किंग क्लास के थे फ्रांस के। कनाडा के टॉप स्कूल्स में वही आंकड़ा था 25 से 30%। अभी आंकड़े और गिर गए।
ओ, क्योंकि हर जगह इनइक्वालिटी बढ़ी है, हर जगह सोशल मोबिलिटी गिरी है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो अब आपका उठना ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फ्रांस के हालात क्या हैं? ग्रोथ घंटा, ठीक, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आसमान छू रहा है, नौकरियां है नहीं, वेलफेयर स्टेट काम नहीं कर रहा, खर्चा तो खूब कर रहे हो, ठीक, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, तो सोशल मोबिलिटी कम, और माइनॉरिटीज खूब आ गई हैं। अब पहले फ्रांस में तो फ्रेंच लोग रहते थे, लेकिन 60s 70s से आना शुरू किया लोगों ने अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से, अरब आए, मुसलमान आए, वो बस्तियां बना के रह रहे हैं, ठीक। वो रेसिज्म थोड़ा फ्रांस में था, और थोड़ा जो है वो भी जो है बहुत पढ़े लिखे घरों से नहीं आए, कई उसमें से इस्लामिक रेडिकलिज्म से भी प्रभावित हैं। वो तो हमने देखा शार्ली हेब्दो में जब मारी डाला, शार्ली हेब्दो बिल्कुल बिल्कुल मारी डाला पत्रकारों को। 2005 में 274 शहरों में दंगे हुए थे, पेरिस जल रही थी, लोग भूल जाते हैं। रोम जल रहा था, वहां कहा जाता है ऐसे, यहाँ पेरिस जल रहा था। ये सब माइनॉरिटी के लोग दंगा कर रहे थे गुस्से में, जो यंग लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। तो सीधी बात यह है कि फ्रांस का तो हाल बेहाल है, और ये सब दिक्कतें कोई जो है सुधार नहीं पा रहा है। मैक्रोन भूल जा रहे हैं, कोविड के पहले येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ था, इन्होंने थोड़ा टैक्स वैक्स बढ़ा दिया था, पेट्रोल टैक्स बढ़ा दिया था, बिल्कुल पूरा देश विद्रोह कर बैठा था, बल्कि पत्थर चल गए थे इन्हीं के घर पे, एलिजे पैलेस पे। एलिजे पैलेस जहां तक मुझे याद है भाग के छोड़ के भाग गए थे फ्रांस के पुराने राजाओं की तरह। तो फ्रांस इस समय बिल्कुल क्राइसिस में है, कई तरह की क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इमिग्रेशन क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, और उसका फायदा उठा रही है ये जो पार्टी है रासेम्बलेमेंट नाशनल, और इसका लीडर तो 28 साल का है, जॉर्डन बारदेला। हाँ, जॉर्डन बारदेला जो है वो 13 सितंबर 95 का डेट ऑफ बर्थ है उसका, सर। हाँ, मतलब वो भी देखने में अच्छा है। हाँ, और वो अभी कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों ने वोट दिया तो मैं उनका प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे 28 साल में विधायक नहीं बन पा रहे बच्चे, और वो ये कह रहा है कि अगर अपने को वोट मिला तो अपन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो देखिए वो आता है किस पार्टी से? वो आता है पार्टी, पहले इस पार्टी का नाम था फ्रंट नाशनल, ठीक, और जॉन माही लपेन ने शुरू की जी। वो फौजी था, पैराट्रूपर था, उस नॉर्थ अल्जीरिया में जो है फ्रांस के लिए लड़ा था, क्योंकि अल्जीरिया इनका गुलाम था। उसके बाद वो लौट के आया, उसने जो है शुरू किया, और वो जो है यहूदियों की बड़ी खिलाफत करता था। फिर धीरे धीरे ये जो है यहूदियों को छोड़ के फिर ये अरब लोगों पे ध्यान देने लगे, और इसकी बिटिया मरीन पेन आ गई, और पेन कह रहे हैं प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हो सकती है यहाँ पे। मरीन लपेन 2017 में लड़ी थी मैक्रों के खिलाफ। दोनों कैंडिडेट जो पुरानी पार्टियों के नहीं थे, पुरानी पार्टियां 2017 में मर गई, उनका देहांत हो गया। मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस दोनों मर जाएं जी, ध्वस्त हो जाएं। फ्रांस का ये हाल है कि कोई पुरानी पार्टी बची ही नहीं है जो फिफ्थ रिपब्लिक में शुरू में थी जी। मैक्रों की नई पार्टी है एन्सेम्बल, ये रासेम्बलेमेंट नाशनल ये नई पार्टी है, ये बहुत नई नहीं है लेकिन ये उठ के आ रही है, नया नाम है। और ये एनएफपी, ठीक है, नूवो फ्रंट पॉपुलर, न्यू पॉपुलर फ्रंट जिसे कहेंगे अंग्रेजी में, ये भी नहीं, ये भी एक नया कोएलिशन है। फ्रांस में तो पूरा जिसे कहिए संक्रमण काल है, सागर मंथन हो रहा है, पार्टियां ही पुरानी गायब हो गई, बिल्कुल नया। ये और सुनिए एक मिनट, ये 2017 में ही हो गया। 2017 में एक और था मैक्रों और दूसरी ओर थी मरीन लपेन।
इमैनुअल मैक्रों, मरीन ले पेन में हुआ घमासान। वही चीज 2022 में हुई जब मैक्रों को दूसरा टर्म मिला। ध्यान करें आप, पुरानी पार्टियां ध्वस्त हो चुकी हैं। जी फ्रांस में जो उथल पुथल है उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं भारत में लोग। जी और क्या कह रहा है जॉर्डन बारदेला, क्या कह रहा है कि भाई वील हैव अ कल्चरल बैटल अगेंस्ट इस्लामिज्म, इस्लामिज्म के साथ सांस्कृतिक युद्ध होगा। क्या कह रहा है, हम खूब पैसे खर्च करेंगे, इमिग्रेशन बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने जो बाहर से लोग आ गए, अब आए थे शुरू में वर्कर बन के, लेकिन अब वो सोशल सिक्योरिटी का फायदा उठा रहे हैं। अब वो फ्रांस का वैसे ही स्टेट इनएफिशिएंट है। तो अब चक्कर यह है कि बहुत से फ्रांसीसी कह रहे हैं कि भाई इनको हम क्यों ढो रहे हैं, ये अपने वापस घर चले आए। और हमारे यहां तो नाना तरह के लोग हैं, नाना जातियां हैं, नाना प्रदेश हैं, नाना धर्म हैं, सब एक साथ रह लेते हैं। फ्रांस में तो वो ट्रेडिशन नहीं है ना। फ्रांस में तो लुई 14 का ट्रेडिशन है ना, रुआ जुनफ्रुआ, रुआ जुनलुआ जुनफुआ, एक राजा, एक कानून, एक धर्म। इन्होंने तो प्रोटेस्टेंट्स को नहीं छोड़ा था। 1572 में इन्होंने ऊगिनोस को मार डाला था, सेंट बार्थोलोम्यू डेज मैसेकर में। सारे ऊगिनोस जो प्रोटेस्टेंट थे उनको बुलाया और पेरिस लाल हो गई। तो फ्रांस गला काट के फुटबॉल खेलना गला काट के फुटबॉल खेलना फ्रेंच शौक है। जी You know, we chop heads and we play football with them, huh? It's good, no? चक्कर यह है कि जिस देश में वो ट्रेडिशन रहा है, लुई 14 के बाद आया नेपोलियन बोनापार्ट, एक बड़ा सेंट्रलाइज देश, इसमें एक फ्रेंच आइडेंटिटी बनाई गई, जिसमें हालांकि नेपोलियन था कॉर्सिका का, लेकिन वो अपने को फ्रेंच से भी ज्यादा फ्रेंच बनता था। मतलब खून से तो इटालियन ज्यादा था नेपोलियन जी। लेकिन फौज में आया, मार्शल बना, युद्ध जीता, और फिर उसने बोला कि हम जो है फ्रांस को एकदम सेंट्रलाइज करेंगे, एफिशिएंट करेंगे, और किया भी, कई चीजें की। अब उस सेंट्रलाइज देश में जहां लाइसिते है, लाइसिते मतलब चर्च और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन है, आप क्रॉस पहन के नहीं जा सकते स्कूल, वहां पे इस्लाम आ रहा है, और इस्लाम में चर्च और स्टेट का डिवीजन नहीं है। और अगर लड़की हिजाब पहन के जाना चाहती है क्या करें? याद होगा आपको बिकिनी और बुरकिनी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी जी, कि भाई मैं स्विमिंग करने जाना चाहती हूं बुरकिनी पहन के, और कई मेयर्स ने कहा नहीं जी। तो लोगों ने कहा ये तो भाई ठीक नहीं है, आप तो लोगों के अधिकारों पे, इंडिविजुअल राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम दोनों पे वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी धर्म को अलाउ नहीं करते, उनका लाइसिते हमारा तो यही कहता है। उनके यहाँ तो थर्ड रिपब्लिक में युद्ध हुआ था, घमासान हुआ था चर्च और स्टेट के बीच, और स्कूल टीचर गांव गांव गए थे पादरी का जो है प्रकोप कम करने के लिए, पादरी का प्रभाव और पादरी का प्रभुत्व कम करने के लिए। वही इलाका जहां पाप विमोचन पत्र बिकते थे यूरोप का, वो दौर जबकि साहब पादरियों का वो आतंक था। तो थर्ड रिपब्लिक, ये थर्ड रिपब्लिक जो कि 1870 से 1940 रही, उसमें टीचर उस थर्ड रिपब्लिक के सबसे बड़े योद्धा माने गए, क्योंकि सांस्कृतिक युद्ध उन्होंने पहले चर्च के साथ किया। तो अब उस लाइसिटी के देश में इस्लाम, जिसमें कि चर्च और स्टेट में सेपरेशन नहीं है, वो कैसे जिएगा? वो बड़ा कठिन सवाल है। तो दो अलग अलग कल्चर्स के बीच क्लैश तो हो रहा है, और फ्रांस में ये केवल एक राजनीतिक स्थिति की बजाय एक बड़ा क्लैश है जो आगे जाके अलग तरह का रूप लेगा, ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है कि आज से कई साल बाद, देखिए फ्रांस की जब फुटबॉल टीम जीती थी जिनेदिन जिदान जी, और वो अल्जीरिया से है, और वो बेरबर है, अरब भी नहीं है, उसकी बीवी स्पेनिश है, वो तो सबसे पॉपुलर आदमी है फ्रांस का। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच बन गया जी। बहुत से इमिग्रेंट फ्रेंच बन गए, जैसे थियरी ऑनरी, तो गैर सफेद हैं।
सबसे अच्छे प्लेयर फुटबॉल के, प्रीमियर लीग में, इंग्लिश प्रीमियर लीग के आज तक के सबसे अच्छे माने आते हैं, तो वो भी पूरे फ्रेंच बन गए। तो फ्रांस एसिमिलेशन चाहता है, फ्रांस मल्टीकल्चरलिज्म नहीं चाहता है। तो बाहर के रेस के लोग अपना लिए गए हैं, लेकिन वो फ्रेंच बन जाए, वो ऐसे तय फॉलो करें। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि थोड़ा फ्रांस में रेसिज्म ज्यादा रहा है, बहुत से देशों से, इंग्लैंड से कई लोग कहते हैं ज्यादा रहा है। दूसरी दिक्कत यह भी है कि फ्रांस में जो मिग्रेंट आए वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं आए, और कई उनमें से कट्टर हैं। तो दो तरफा है कि फ्रेंच भी कम हाथ बढ़ाए और इमिग्रेंट भी कम हाथ बढ़ाए। वो अपना घेटों में रह गए, गुस्से में आ गए। शायद उनको आर्थिक मौके मिलते, अगर इकोनॉमी अच्छी होती अमेरिका की तरह, तो सब खा भी आता, एक दूसरे के साथ रह लेते। अब चूंकि क्या है ना कि एक रोटी है और उसमें हर आदमी को कौर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, बड़ा कौर चाहिए, तो हर आदमी एक दूसरे पे झपट्टा, हर समुदाय एक दूसरे पे झपट्टा मारने लगा है। तो फ्रांस में जो कोलाहल है वो भारत के लिए बड़ी नसीहत है, क्योंकि ये कोलाहल बड़ी आसानी से आ सकता है हमारे देश में, और हमारे पास तो दो दुश्मन है, एक चीन एक पाकिस्तान। के पास, फ्रांस के पास पहले जर्मनी था, तो जर्मनी में धो को पीटा। देखिए, दो रिपब्लिक से कहा, दो रिपब्लिक तो खत्म हो गई जर्मन आक्रमण की वजह से, और हमारी जो रिपब्लिक है वो भी खत्म हो सकती है अगर चीनी या पाकिस्तानी एक दाव खेल जाए। ऐसा नहीं है, इतिहास में कोई चीज शाश्वत नहीं है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, तो मुद्दे क्या हैं यहाँ के, या यहाँ भी वही हिंदू मुस्लिम टाइप यहाँ चलता है, या चुनावों के बारे में जानना चाहता हूँ कि यहाँ प्रलोभन होता है कि दारू वारू बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? दारू नहीं बढ़ती, लेकिन प्रलोभन तो है। तो रासेम्बलेमेंट नेशनल कह रहा है, देखो जी, हम जो है इस्लामिज्म पे पे काबू कर लेंगे जी, और हम खूब पैसे खर्च करेंगे, लोगों को वेलफेयर देंगे। वो बात सच तो है नहीं, कर नहीं सकते। कैसे कर लेंगे? इतना आपका कर्जा हो चुका है, स्टेट आपका वैसे ही इतना खर्चा कर रहा है, ठीक? तो रासेम्बलेमेंट नेशनल से जितने लोग बिजनेस में हैं, जितने लोग कारोबार में हैं, फाइनेंस में हैं, उनका बैंड बजा हुआ है। कह रहे हैं भैया अगर ये आ गए तो होगा क्या, फ्रांस की इकोनॉमी का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, क्योंकि ये तो यूरोप से भी शायद निकलना चाहें, यूरो से भी को भी तोड़ना चाहें जी। तो रासेम्बलेमेंट नेशनल से खौफ का माहौल है, खौफ का आलम है। तो वो क्या प्रलोभन दे रहे हैं कि भैया साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और असलियत यह है कि कैश बचानी है फ्रांस के पास। अच्छा, इनको वोट कौन दे रहा है? इनको वोट बहुत सा, इनको कम्युनिस्ट वोट मिल रहा है। पहले जो कम्युनिस्ट को वोट देते थे वो अब इनको दे रहे हैं। बताइए, फार लेफ्ट से वोट आ गया फार राइट के पास, ठीक? बीच के मार रहे हैं, बीच वाले को तो बीच वाले गए तेल लेने। अच्छा, और ये नुआर कई जो साउथ में है, जो फ्रांसीसी गोरे फ्रांसीसी अल्जीरिया छोड़ के आए, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तो सारी रईसी, सारा ऐशो आराम, कॉलोनी में 4 नौकर रहे होंगे, एक पैर दबाने के लिए, एक सर दबाने के लिए, एक कॉफी पिलाने के लिए। उनको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। il boit du café, so he's drinking coffee, हाँ? और एक वाइन पिलाने के लिए है, एक आध लोकल लवर्स भी रही होंगी, भाई फ्रांसीसी हैं, रंगीन मिजाज हैं, तो उनका तो सब चला गया ना, नौकर चाकर, लोकल प्रेमिकाएं, बेचारे दुखी तो होंगे ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये आप कॉफी वाले कह रहे हो, तो शायद मोदी वाली चाय उनके नुकसान कर गई, लग यही रहा है कि काश कॉफी पी होती जयपुर में। कॉफी पी होती, अच्छा रहता। मजेदार चीज ये है कि वो अब आए हैं छोड़ के, वो जो
अब तो वो नहीं रहे, अब तो सब मर गए, जॉन मरी लपेन के, लेकिन उनके बच्चे अब वर्किंग क्लास हैं, नौकरियां नहीं है, और वो अल्जीरिया छोड़ के आए और अल्जीरियन उन्हीं के शहरों में आ गए, मार्से, नीस। तो उनको लगता है एक समय हम राज करते थे अल्जीरिया पे, अब अल्जीरियन हमारे शहर पे राज कर रहे हैं। देखें, यूरोप में रिलीजियस वॉर्स हुई थी और 1/3 यूरोप मर गया था, और वो रिलीजियस वॉर 1517 में शुरू हुई, 1648 में खत्म हुई। जी। धर्म की लड़ाई इतिहास का एक शाश्वत तथ्य है। हाँ, चली है, चलनी नहीं चाहिए। क्रूसेड जिनको कहते हैं। क्रूसेड्स तो नहीं, ये तो इंटरनल फाइट ही थी, क्रूसेड्स तो अलग है। ये तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की लड़ाई की बात कर रहा हूं। अगर प्रोटेस्टेंट कैथोलिक इतना लड़ मरे तो इस्लाम के आने से तो थोड़ा तो खुंदक होगी। और जी बिल्कुल। मुद्दा क्या है कि रोजगार है नहीं, मुद्दा यह है कि आप अब जिंदगी कठिन होती जा रही है। मुद्दा यह है कि लोग जो हैं परेशान हैं कि नौकरी है नहीं, तनख्वाह कम है, अगर है तो तनख्वाह कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जाएं कहां? अगर आप टैलेंटेड फ्रेंच हैं, हमारे टाइम में जब हम लंदन में रहते थे तो लंदन 6th लार्जेस्ट फ्रेंच सिटी हो गई थी, इतने फ्रेंच भाग के आए थे। लंदन के लोग बड़े खुश थे, हम भी जवान थे, बड़े खुश थे, बड़ी सुंदर फ्रेंच लड़कियां लंदन में रहती थी, तो हम तो फ्रांसीसियों के आने से अति प्रसन्न थे। जी। लेकिन उनके आने का एक तो बड़ा साफ निशाना ये था ना कि फ्रांस की अर्थशास्त्र, फ्रांस की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर अच्छी होती तो इतने लोग थोड़ी आते। भाई इंग्लैंड में बारिश हो रही है, खाना महंगा है, इंग्लैंड में जो है आप जो है कमरा लीजिए, आपको किराया इतना देना पड़ता है कि मतलब बचता ही कुछ खास नहीं है शुरू में, जब तक आप पैसे वाले ना हो जाएं। तो असलियत तो यह है कि लंदन में लाइफ टफ थी, लेकिन जैसे यूपी बिहार के लोग जाते हैं, ऑटो चलाते हैं बॉम्बे में, उस तरह फ्रांस वाले आ रहे थे और फाइनेंस में काम कर रहे थे, ऑटो नहीं चला रहे थे, लेकिन हर तरह के काम कर रहे थे। तो फ्रांस की इकोनॉमी में नौकरी नहीं है, तनख्वाह कम है, जीविकोपार्जन मुश्किल है, लोग नाखुश हैं, तो और सोशल मोबिलिटी बहुत कम है। और फ्रांस में वेलफेयर अच्छा है, वेलफेयर अच्छा मतलब कि इनएफिशिएंट भले ही हो, कनाडा के रिजल्ट्स ना हो, लेकिन यह है कि कोई भूखे नहीं मरता है, सबको खाना वो खिला ही देते हैं, सबको हेल्थ केयर दे ही देते हैं, अमेरिका की तरह नहीं है। लेकिन फ्रांस में अगर आप गरीब पैदा हुए तो ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। ये कल्पना करके चलिए कि एक सेफ्टी नेट है कि अगर आप गिरे ट्रेपीज से तो आपका सर नहीं टूटेगा, लेकिन एक ग्लास सीलिंग है, उससे ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है। तो असंतोष बड़ा है फ्रांस में। एक छोटी सी एलीट है, वो चला रही है, खासकर ये लेना वाली, ये हर चीज चलाते हैं, ये गवर्नमेंट भी चलाते हैं, कंपनियां भी चलाते हैं, ये फ्रांस के आईएएस हैं जो राज कर रहे हैं। तो फ्रांस के आईएएस से बड़ा असंतोष है कि भैया जो है आप कह के तो आए समाजवाद लाएंगे और आप जो है शैंपेन पी रहे हैं। तो जो वर्ड होता है शैंपेन सोशलिस्ट, वो फ्रांस से आया। लागोश कावियार की लेफ्ट, जो कावियार जो सबसे महंगी मछली का अंडा होता है वो खाने वाला, तो सारे टर्म जिसे कहें ना कि बूर्जुआ लेफ्टी जो होते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत हैं भारतवर्ष में, कि बात करेंगे वामपंथी और फिर नौकर का नाम नहीं जानेंगे, और जिंदगी में कभी न गाड़ी का दरवाजा खोला होगा न चाय का कप उठाया होगा। तो वो फ्रांस में भी उसी तरह के जीव जंतु कुछ हैं, और लोगों से असंतोष बड़ा है। इसीलिए तो रासेम्बलेमेंट नेशनल उठ के आ रही है ये पार्टी। ये भी तो बिरसर पैर की पार्टी है ना। हाँ, दक्षिणपंथी माना जाता है। अब ये मरीन ले पेन के लिए कहा जा रहा है कि मरीन ले पेन,
हाँ, मरीन लेपेन जो है कि वो उनके फादर प्रेसिडेंट रहे हैं 11 से। नहीं जी पार्टी के प्रेसिडेंट, फ्रांस के नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, वो पार्टी के फाउंडर थे, हाँ पार्टी के नेशनल राजा रैली जो थे। थी पुरानी वाली, जी बिल्कुल। हाँ हाँ, फ्रंट नेशनल के। हाँ जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो तो वहां भी परिवारवाद है, ये भी विचित्र हाँ पार्टी है। ठीक है, जी सर। भारत से कई कुछ तो सीख रहे हैं फ्रांसीसी भी। तो हार के यहाँ से चले गए उस वक्त अंग्रेजों से, लेकिन कुछ चीजें ले गए मुझे लगता है। चीजें सीख के गए, परिवारवाद सीखी है। जी जी, और उन्होंने उसको काम सूत्र को भी इम्प्लीमेंट कर लिया सूत्र इम्प्लीमेंट किया। हाँ, ये बात सत्य है। हाँ, वो फ्रांसीसियों ने बल्कि पहला अनुवाद संभवतः यूरोपियंस ने जो किया, वो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो फ्रांसीसियों ने किया था काम सूत्र का। मैं शायद गलत हूं, ये देखना पड़ेगा, पर सुनने में यही आया है। जी जी सर, रंगीन मिजाज है भाई। ये सर नाम आ रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कामा सूत्रा वाज प्राइवेटली प्रिंटेड इन 1883 बाय ओरिएंटलिस्ट सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन। हाँ हाँ, उसके पहले फ्रांसीसियों ने उसके पहले फ्रेंच में कर दिया होगा, शर्त लगा देते हैं। जी आप गूगल कर लीजिए, फर्स्ट फ्रेंच ट्रांसलेशन। जी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ले कामा सूत्रा ये पुराना है सर, ये पहले कर दिया उनसे। तो पहले कर दिया। फ्रांसीसी चीजों में तो तेज है ना। जी, मोनोपोली ऑफ लेजर एंड प्लेजर, दे हैव इट। हाँ, मैं ये भी देख रहा था कि हमारे लोग इस कामा सूत्र पे एक हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में, मैं था एक बार उदयपुर में, कवर कर रहा था वहां पे, तो एक चीज बड़ी गजब की निकली कि अमिट स्याही जो बनती है, जो टैटू वाले बनाने में काम आते हैं, उसका फॉर्मूला कामा सूत्र से आया, और उसका फार्मूला ले गए यूरोपियन भारतीय उन मुद्राओं में खोए रहे और वो एक बड़ी, आप देखिए, सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री है आज ये अमिट स्याही की, चाहे वो पूरा का पूरा देखिए फ्रांस बेचता क्या है। कहने को सोशलिस्ट कंट्री है, बड़ा विचित्र देश है। एक और सोशलिस्ट है, कर्जे में डूबा हुआ, लेकिन दूसरी ओर एयरबस बेच रहा है, राफेल हमको बेच रहा है। 78% इंडिया का प्लेन मार्केट एयरबस के हाथ है, और था, मतलब ये कुछ साल पहले, आज शायद और ज्यादा होगा। आज शायद बोइंग के तो बुरे हाल हैं, तो शायद 80+ हो, 90 भी हो गया हो, राम जाने। तो ये मुझे एयरबस के सीनियर मैनेजमेंट के बंदे ने बताया। ठीक, राफेल ये बेच रहे हैं हमें, हमारे सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स हैं एक्सपोर्टर। न्यूक्लियर पावर में ये है, सारी हाई एंड लग्जरी गुड्स में ये है, परफ्यूम्स में जो है, बैग शैग में, लग्जरी टूरिज्म, वहां की वाइन, वहां की सब कुछ, वाइन, चीज। तो बड़ा विचित्र देश है। एक और राजसी है, दूसरी ओर समाजवादी है। तो बड़ा पर है, सो है, और यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि वो दोनों चीजों अब इतनी दूर चली गई हैं कि 1789 की तरह दरार पड़ गई है। और फ्रांस की फिफ्थ रिपब्लिक, मैंने कहा था, ये अब नहीं चल सकती। मैक्रो आए, कोई आए, इनको अब छठी रिपब्लिक की जरूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ ज्यादा पावर है, और कोई प्रेसिडेंट वो पावर आज के दिन उपयोग करके नहीं कर सकता, पॉलिसी बना सकता। इनको वापस थर्ड रिपब्लिक की ओर जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो 1870 से 1940 चली और काफी ठीक ठाक चली। ठीक है, पिट गए, 70 साल चली, पिट गए जर्मन से, लेकिन जर्मन से कई लोग पिट गए ना। उस समय जर्मन के पास टेक्नोलॉजी थी, टैक्टिक्स थी, स्ट्रैटेजी थी, ब्लिट्जक्रीग था, और दबंगई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने जोर से टूट पड़ेंगे, इतने मतलब हाहाकार मचाकर बंदर टूट पड़े लंका के अंदर। तो ठीक है, वो तीसरी रिपब्लिक इनकी बुरी नहीं थी, मेरा ये मानना है। तो ये पांचवी अब चल नहीं सकती। तो ये चुनाव ठीक है, माया है, क्योंकि इस चुनाव के बाद क्या हो गए, दो परिणाम हो सकते हैं। एक, सब मिलके रासेम्बlement नाशनल को बाहर रखें, जॉर्डन बार्डेला को न बनने दें, जॉर्डन बार्डेला न बनने दें उसको प्राइम मिनिस्टर। ठीक, फिर क्या होगा, कोई चीज ये सुधार तो ला नहीं पाएंगे, कोई सुधार। और
पार्टी वही जनता पार्टी की तरह होगी 1977 वाली हमारी, हाँ कि सारी पार्टी, कोई चाहेगी आम, कोई चाहेगा इमली, आपस में ही मल्ल युद्ध करते रहेंगे। ठीक, जी। तो फिर जब अगला चुनाव आएगा तो लोग बोलेंगे भाग, तुम सब साले चोर हो। जी। तो रासमल नाcional आ गया। दूसरा है कि रासमल नाcional को बन जाने दें प्राइम मिनिस्टर। मुश्किल है, मेजोरिटी से चूक जाएंगे, लेकिन मान लें बन गए वो, तो क्या है, मान लीजिए वो फेल भी कर गए, वो बोलेगा देखो मैक्रोन ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर भी आ सकती है मरीन ला पेन, कई दफे चुनाव लड़ चुकी है प्रेसिडेंट के लिए। हाँ, नंबर 2 कई दफे आई है। जी। तो फ्रांस के पास अब कोई अच्छे विकल्प नहीं है। 5वीं रिपब्लिक चरमरा रही है, हमारे जीवन में ढह जाएगी। तो ये थे अतुल सिंह, हमारे साथ लंबी बात हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके फ्रांस की राजनीति, फ्रांस की जीवनचर्या, फ्रांस की लाइफस्टाइल, फ्रांस के राजनेता और फ्रांस की कॉफी से लेके भारत के जयपुर में पिलाई गई चाय तक। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।